श्रीमती सविता सिंह जी, श्री अभिषेक पटेल जी, श्री चंद्रशेखर मिश्रा जी, आप सबका और पार्टी के अन्य नेताओं पदाधिकारियों सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। मेरी प्यारी बहनों, प्यारे भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं जानती हूँ कुछ समय से धूप में इंतजार कर रहे हैं, इसके लिए मैं सबसे पहले आपसे माफी भी चाहती हूँ। मैं आज चुनाव के संदर्भ में आपसे कुछ बातें करने आई हूँ, लेकिन उन बातों को शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? बेरोजगारी, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, छुट्टा जानवर और खाद मिलती है? नहीं। उपज का दाम मिलता है? नहीं। जो बेरोजगार हैं वो जब भर्ती के परीक्षा देते हैं तो क्या होता है? नियुक्ति होती है? नहीं। हाँ, ठीक है। तो महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की जो समस्याएं हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, मेरी बहनें, आपकी जो समस्याएं हैं, ये आज सबसे बड़ी समस्याएं हैं। सही बात है? सही है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, जब महंगाई आपके घर आती है तो क्या दरवाजा खटखटाकर पूछती है कि आपका धर्म क्या है? नहीं। जब बेरोजगारी आती है आपके घर तो क्या चुन चुन कर आती है? क्या वो कहती है कि अरे इस घर में नहीं जाऊंगी क्योंकि इधर तो कुछ एक धर्म के लोग रहते हैं, चलो उस घर में घुस जाते हैं, किसी और के घर में चलते हैं, या इस जाति के लोग हैं यहां, इनको छोड़े देते, वहां चलती है बेरोजगारी। ऐसा होता है। जब छुट्टा जानवर आपके खेत चरता है तो क्या चेक करके चरता है कि भाई ये किसका खेत है? ये क्या हिंदू का खेत है या मुसलमान का खेत है या किसी दलित का खेत है या किसी ब्राह्मण का खेत है? पूछता है छुट्टा जानवर कि चरे जाता है? नहीं पूछता ना। तो कभी आपने सोचा है कि ये जो राजनीतिक दल है, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इसके नेता बार बार धर्म और जाति की बात क्यों करते हैं? कभी पूछा है आपने अपने आप से? आखिर नेता का क्या काम होता है? सेवा करना, विकास लाना। तो क्या जब विकास लाएंगे, जब बिजली का तार डलेगा तो क्या ये बिजली चुन चुन कर जाएगी लोगों के घरों में? क्या ये बिजली किसी धर्म के घर में आकर टिक जाएगी या सबके घरों में जाएगी? क्या ये सड़क जो इनको बनानी है, क्या ये कुछ ही लोगों के लिए सड़क बनाएंगे कि सब चलेंगे इस सड़क पे? जब आपके घर में पानी की टूटी लगानी हो या विकास कराना हो या यहां कोई बड़ा उद्योग लगाना हो तो उसका फायदा क्या कुछ धर्म के लोग और कुछ जाति के लोग करेंगे कि सबका फायदा होगा? फायदा तो सबका होगा। विकास आप चुन चुन कर नहीं सकते। देना है, करना है तो सबके लिए करना होगा। तो ये क्या सनक है इन लोगों की कि ये धर्म की बात, जाति की बात बार बार करते हैं? ये आपके सामने चुनाव के समय मंच पर आते हैं, कोई बुलडोजर की बात करेगा, कोई आतंकवाद की बात करेगा, कोई पाकिस्तान को ले आएगा यहां, कोई धर्म पर बार बार चर्चा करेगा, कोई आपकी जाति पर आपके जज्बातों को उभार कर वोट मांगेगा। क्यों कर रहे हैं ऐसे? ये कभी सोचा है? इस बात को गहराई से समझा है? किसने डाली ये आदत इनकी? क्या ये खुद इनके दिमागों में आ गया कि पिछले 30 सालों से जो आपके प्रदेश में राजनीति चल रही है, जिसे माफ कीजिए आप ही ने चलाया है, जिसको आपने प्रोत्साहन दिया, जिस पर आप बार बार अपना वोट डालते रहे,
वह यही जाति और धर्म की राजनीति रही है। तो इससे क्या हुआ? ये सारे नेता समझ गए काम करने की जरूरत ही नहीं है। रोजगार ना दे तो क्या हुआ? विकास न कराए तो क्या हुआ? बिजली नहीं आई तो क्या हुआ? किसी ने पूछना तो है नहीं हमसे। हम 5 साल बाद आएंगे, धर्म की बात करेंगे, ध्रुवीकरण करेंगे, धर्म के आधार पर हमें वोट मिल जाएगा, जाति के आधार पर हमें वोट मिल जाएगा, हम आगे बढ़ेंगे, फिर से सत्ता में आएंगे, राज करेंगे, अपने अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को और रईस बनाएंगे, गरीबों को गरीब छोड़ देते हैं, कौन पूछेगा हमसे? ये इनके दिमाग में बात बैठ गई है। वरना ये क्या बात हुई कि सरकार इनकी 5 सालों के लिए 5 साल बाद आपके सामने आते हैं। 5 सालों पहले क्या क्या वचन दिए थे इन्होंने, कैसे कैसे वादे किए थे? 70 लाख रोजगार देंगे। आज इन्हीं के नेता आकर कह रहे हैं कि भाई 4 लाख रोजगार दिए हमने। आपने तो 70 लाख कहा था। आपकी तो हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए कि मंच पे खड़े होकर आप कह रहे हैं कि 4 लाख किए, बाकी 66 लाख को क्या हुआ? कोई पूछ ही नहीं रहा है। आप मंच पे खड़े होकर कहते हैं यहाँ के प्रधानमंत्री, अरे देश के प्रधानमंत्री जिनको लोग अंतर्यामी बोलते हैं, सर्वज्ञानी बोलते हैं, लोग तो डरते हैं कि कहीं अपने कमरे में किसी ने उनकी खिलाफत कर ली, उनके खिलाफ कुछ कह दिया, उनको पता चल जाएगा किसी तरह से। उनको तो हर चीज की जानकारी होती है। लेकिन पिछले हफ्ते आपके सामने आए यूपी में, बहुत दिनों बाद आए, वो अलग बात है। 5 सालों में आने का कष्ट नहीं किया, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन आए चुनाव के लिए पिछले हफ्ते और आकर क्या कहा कि मेरे संज्ञान में नहीं था, मेरे संज्ञान में नहीं था कि उत्तर प्रदेश के किसानों की ये छुट्टे जानवर की समस्या है। अब मेरे संज्ञान में आ गया है, अब मैं इसको सुलझा दूंगा। अब मुझे बताइए, आपको सब कुछ मालूम है, वहां अमेरिका में क्या हो रहा है, रूस क्या कर रही है, किसी और देश में कौन क्या कर रहा है, कौन सा राष्ट्रपति बीमार पड़ गया, किसी को खांसी आ गई, आपको पता चल जाता है। आप चिट्ठी भी लिख देते हो। आपके बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ क्या हो रहा है, कौन सी समस्या है, वो तो आप सुलझा देते हो। उनके बड़े बड़े कर्ज हैं, आप माफ कर देते हो। और आपको किसी ने नहीं बताया 5 सालों में कि किसान का की इतनी बड़ी समस्या है। किसान आपके दरवाजे पे आंदोलन कर रहा था क्योंकि आप ऐसे कानून ला रहे थे जिससे किसान करे मेहनत, किसान का खून पसीना और फायदा उठाए आपके उद्योगपति दोस्त। और आपको पता ही नहीं था कि किसानों की क्या समस्याएं हैं। और देखिए हिम्मत, कैसी हिम्मत दे दी है आप सबने उनको। वाह, कि आपके सामने खड़े होकर कह भी रहे हैं कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं, सालों से छुट्टा जानवर तुम्हारे खेत को चरा जा रहा है, तुम कमा नहीं पा रहे हो, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बीवियां जाकर खेत में बैठ के चौकीदारी कर रही हैं, मुझे तो मालूम ही नहीं था। ये हिम्मत दे दी है आपने इनको। आपने इतनी बड़ी हिम्मत दे दी कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैंने एक वीडियो देखा, उस वीडियो में एक बूढ़ी अम्मा कह रही थी कि मैं तो मोदी जी को ही वोट दूंगी। तो पत्रकार ने उससे पूछा कि क्यों? उन्होंने कहा कि मुझे तो मोदी जी राशन देते हैं, मैंने तो मोदी जी की नमक खाई है, मैं उनके साथ गद्दारी नहीं करूंगी। और 2-3 बार बोला उन्होंने। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जब नेता की ये मानसिकता हो जाती है कि जनता उसकी नमक खा रहा है, तो क्या होता है देश प्रदेश को? नेता जनता का नमक खाता है। उधार में देते हैं आप सत्ता नेताओं को। आप चाहें तो हम सबको उतार दीजिए इस मंच से, ये आपकी सत्ता है,
ये लोकतंत्र है बहनों और भाइयों, कोई तानाशाही नहीं है। ये कोई शहंशाह नहीं बैठे हैं गद्दी पे। आपने इनको भगवान बना दिया है। ये बोलते हैं तो आपको लगता है भगवान की वाणी है। अरे जाग जाइए, जाग जाइए। आपको गुमराह किया जा रहा है। हर 5 साल आकर धर्म की बात, जाति की बात कर करके सत्ता में रह रहे हैं और आपको खाई में डाल रहे हैं। यहां एक इंसान नहीं है, मैं दावा लगा सकती हूं आप में से एक जना खड़े होकर मुझे बताए कि पिछले 5 सालों में आपके जीवन में तरक्की आई है। बताइए, कोई है ऐसा? दुकानों में जाती हूं, दुकानदार कहते हैं कि हमारी कमाई नहीं हो रही दीदी, नोटबंदी। मैं कह रही थी कि मैं दुकानों में जाती हूं, दुकानदार कहते हैं कि कमाई नहीं हो रही है। जीएसटी, नोटबंदी, कोरोना के लॉकडाउन से उनकी कमाई खत्म हो गई, कोई राहत नहीं आई। किसानों को की इतनी बड़ी समस्याएं हैं, छुट्टे जानवर की समस्या है, धान, गेहूं, गन्ने का पैसा नहीं मिलता, खाद नहीं मिलती। मैं ललितपुर गई, वहां खाद की लाइन में खड़े खड़े एक किसान की मौत हो गई। उसके परिवार ने मुझे बताया कि बहुत समय बाद बारिश आई थी, उसने सोचा कि खेती अच्छी होगी, दौड़ा दौड़ा गया खाद के वितरण केंद्र में। सरकारी वितरण केंद्र बंद था, प्राइवेट में गया, लाइन में खड़े हो गया। उसने सोचा लाइन छोड़ूंगा तो हो सकता है खाद नहीं मिलेगी। 2-3 लाख का कर्ज था, हटा नहीं लाइन से, 3 दिन खड़ा रहा, तीसरे दिन उसकी मौत हो गई। ये समस्याएं हैं किसानों की। मेरी बहनें बैठी हैं, अत्याचार पर अत्याचार हो रहा है इन पे, इनकी कोई सुनवाई नहीं है, कोई सशक्त करने की बात नहीं करता। आज सरसों का तेल एक बोतल 250 रुपए की मिल रही है। क्या कैसे आगे बढ़ाएंगी अपने घर को? मेहनत करती हैं, दिन रात काम कर रही हैं, घर में सारा काम कर रही हैं, लेकिन महंगाई का सामना नहीं कर पा रही हैं। नौजवान भाई बहन है मेरे, बेरोजगार बैठे हैं। सरकार ने 12 लाख पद खाली छोड़े हुए हैं, भर नहीं रहे हैं। भर्ती की परीक्षा देते हैं, नियुक्तियां नहीं होती। ये परिस्थितियां हैं आपकी, और इन नेताओं की ये हिम्मत कि आपके सामने आकर ऐसी बातें करें। और ये सभी एक बिसात पर खेलने वाले हैं बहनों और भाइयों, पहचान लो इनको। आपके घर में जब आपको अपनी बेटी या बेटे से शादी करानी पड़ती है, मान लो आपकी बेटी की शादी करानी है, कोई परिवार आता है आपसे बात करने, लड़का दिखता है, सबसे पहले क्या देखते हो? सबसे पहले उस लड़के में क्या देखते हो? उसकी नीयत देखते हो कि नहीं? सुंदर हो सकता है,
पैसे वाला भी हो सकता है उसकी बड़ी अच्छी नौकरी भी हो, लेकिन अगर उसकी नीयत ठीक नहीं है तो आप कभी अपनी बेटी को उससे शादी नहीं करने दोगे। सच है कि नहीं? तो नीयत पहचानना जानते हो तो नेताओं की और राजनीतिक दलों की नीयत क्यों नहीं पहचान रहे? बहुजन समाज पार्टी की नेता अपने घर से पिछले 5 सालों में निकली ही नहीं। हमने सोचा चुनाव में निकलेंगी, चुनाव में ही नहीं निकल रही हैं। अखिलेश यादव जी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो कहां थे जब महिलाओं पर अत्याचार हुआ? गए वो उन परिवारों से मिलने? किया उन्होंने कुछ? आंदोलन किया जिससे अपराधियों के खिलाफ FIR डलवाई जा सकते थे? क्या किया उन्होंने? CAA NRC हुआ। मुझे याद है मैं बिजनौर गई थी, एक 19 साल का लड़का अनस जो दूध बेचता था, अपने घर में था। सुबह सुबह उसने कुछ हलचल सुनी, बाहर चले गया देखने के लिए कि कहां से आवाज आ रही है। पुलिस ने गोली मार दी। 19 साल का लड़का। उसके पिता ने मुझे कहा कि उसके पिता पंजाब में टेलर मास्टरी करते थे और बेटा घर को संभालता था। वो 19 साल का बच्चा दूध बेच के अपनी मां और अपनी बहन को मदद करता था, और वो बेटा ही नहीं रहा। वो आंसू पोंछे अखिलेश यादव जी ने, आए बाहर, उनकी समाजवादी पार्टी ने आंदोलन किया, संघर्ष किया आपके लिए? नहीं किया। और मैं आपको बता देती हूं, न करेंगे। जब किसानों पर अत्याचार हुआ, 6 किसानों को जीप के नीचे एक मंत्री के बेटे ने कुचला, तो कहां थे ये लोग? घर में बैठे थे, घर से बयान दे दिया, बाहर नहीं निकले, निकलेंगे भी नहीं, क्योंकि ये तीनों पार्टियां एक ही बिसात पर खेल रही हैं। इन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है, आपकी समस्याओं को सुलझाने का काम नहीं है इनका। ये नहीं समझते कि ये इनकी जिम्मेदारी है। सिर्फ आपके जज्बातों को धर्म और जाति के नाम पर उभार कर आपसे वोट लेने का काम है, बस, और कोई काम नहीं है। अगर कोई जिम्मेदारी का एहसास होता तो आते। और मैं आपको ये भी बता देती हूं कि सब समझौता करेंगे एक दूसरे के साथ, चाहे सरकार में हो चाहे विपक्ष में हो। एक ही पार्टी है इस प्रदेश में, और सब बाकी नेता पहचानते हैं, भाजपा के नेता पहचानते हैं, एक ही पार्टी है जो इनसे कभी समझौता नहीं करेगी। एक ही पार्टी के नेता हैं जो मर जाएंगे लेकिन भाजपा से समझौता नहीं करेंगे, और वो कांग्रेस पार्टी है। पहचान लीजिए आपके सामने क्या है, पहचानिए कौन आपकी बात करता है, आपके हित की बात, कौन यहां मंच में आकर आपकी समस्याओं को समझ के उनको सुलझाने की बात करता है। आज मेरे नौजवान साथी परेशान है, त्रस्त है। क्या आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में देश के सबसे ज्यादा नौजवान हैं? यहां से पलायन होता है ना, बड़े बड़े शहरों में जाकर नौकरी ढूंढते हो, क्यों? क्या यूपी में हुनर नहीं है ना? सबसे ज्यादा हुनर यहां है। देश के सबसे ज्यादा नौजवान यहां इस प्रदेश में हैं। तो बाहर क्यों जा रहे हैं रोजगार ढूंढने के लिए? क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि आपकी सरकारों ने कुछ किया नहीं। 12 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। मोदी जी और योगी जी, उनको दिख नहीं रहा है कि तमाम नौजवान बेरोजगार पड़े हैं? उनको पूछ लीजिए, लगा दीजिए ना नौकरी में, क्यों नहीं लगाई? कभी सोचा है? नौकरियां कहां से आती हैं, रोजगार कहां से आते हैं? बड़ी बड़ी संस्थाएं, BHEL, HAL, NTPC, ITI, ये सबसे पहले तो यहां से आती हैं। कांग्रेस की सरकारों ने इनको बनाया था ताकि रोजगार बने। ये पब्लिक की संस्थाएं थी, किसी की जागीर नहीं थी। इन्होंने सारी की सारी बेची हैं, सब अपने दोस्तों को बेच दी। 2-3 दोस्त हैं इनके, बड़े बड़े उद्योगपति, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि नाम आप जानते हो।
सब उनको बेच डाला, इस पूरे देश की संपत्ति उनको बेच डाली, तो रोजगार कहां से बनाएंगे? खेती से रोजगार होते थे, किसानी से मिलते थे, छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी जो छोटे मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट बनाते थे, उनसे रोजगार मिलता था, उनको आपने खत्म कर दिया। ऐसी नीतियां लाए कि सबकी कमर तोड़ दी। यहां से भी रोजगार नहीं बन रहा, सरकारी पद भी नहीं दे रहे हो, तो कैसी बातें कर रहे हो कि रोजगार दोगे? सब खोखली बातें हैं जी, कोई रोजगार नहीं देने वाला। और ये भी उनकी नीति है, जब तक आप अशिक्षित रहोगे, आप बेरोजगार रहोगे, तब तक आपके अंदर गुस्सा होगा, तब तक आपके अंदर निराशा होगी, तब तक आपकी उम्मीदें बहुत कम होंगी, तब तक आपके जज्बातों का इस्तेमाल करना बहुत आसान होगा। कोई भी माँ बाप बता दे, जिसके 25-30 साल के बच्चे हों, कोई भी बता दे कि अगर वो बच्चा व्यस्त रहता है, पढ़ाई कर रहा होता है, कमाता है, तो सही होता है। जैसे ही वो निकम्मा बनता है, आलसी बनता है, कमाता नहीं है, इधर उधर भटकता है, तो उससे गलत काम करवाना बहुत आसान होता है। सही बात है कि नहीं? ये समझ गए हैं ये सारे नेता। ये आपको गरीब जानबूझ के रख रहे हैं। जब तक आप गरीब रहोगे और इनके अमीर उद्योगपति मित्र अमीर होते चले जाएंगे, तब तक ये आपका इस्तेमाल करते रहेंगे। जिस दिन आप सशक्त बन जाओगे ना, आप खड़े हो जाओगे अपने पैरों पे, सक्षम हो जाओगे, कमाओगे, अपने आप पर गर्व होगा, तो देखते हैं किसकी हिम्मत होती है यहां आकर आपके सामने 10 झूठ बोलने की। तो आप इनसे जवाब मांगोगे, आप इनको जवाब दे बनाओगे, आप इनसे कहोगे कि विकास क्यों नहीं किया, सड़क क्यों नहीं बनाई, बिजली क्यों नहीं दी, पानी क्यों नहीं दिया। आप इनसे पूछोगे कि हमारी शिक्षा की संस्थान क्यों नहीं बनाई, आपने उद्योग क्यों नहीं खोला हमारे क्षेत्र में। ये सब अच्छी तरह से जान गए हैं। अब आपको समझने का कसर है। आप समझ लीजिए कि 30 सालों में ये प्रदेश, जो सबसे बड़ा प्रदेश है, जिसमें सबसे ज्यादा हुनर है, जिसमें खेती उपजाऊ है, जमीन उपजाऊ है, या ये प्रदेश पीछे चले गया है? ये प्रदेश तो सबसे विकसित होना चाहिए था। सारे रोजगार के लिए तो सारों को यहां आना चाहिए था। ये तो जानबूझ के किया गया है। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम समझ रहे हैं कि आपकी परिस्थितियां क्या है, हम समझ रहे हैं कि 30 सालों से आपने जाति और धर्म पर वोट दे देकर अपने प्रदेश को बर्बाद किया है और आपका फायदा उठाया गया है। राजनीतिक दलों ने, नेताओं ने आपका सरासर फायदा उठाया है। हम कह रहे हैं कि नौजवानों, आपको हम सशक्त करना चाहते हैं। आपके लिए हम 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे। जो 12 लाख पद खाली हैं उनको भरेंगे। 8 लाख रोजगार हम पैदा करेंगे। छोटे दुकानदारों को, छोटे व्यापारियों को मजबूत बनाकर। अगर आप नौजवान हैं, आप में हुनर है, आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो खास तौर से आप पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग या दलित वर्ग के हो, तो आपको 5 लाख रुपए सरकार देगी और आप 1% ब्याज के पर उसको वापस दे सकते हैं जब आपका बिजनेस बने। तब हम कह रहे हैं कि आज भर्ती में इतना घोटाला है, हम इसको पारदर्शी बनाएंगे। जिस दिन आप परीक्षा देंगे, उससे 6 महीनों के अंदर अंदर आपकी नियुक्ति होगी। कानून लाएंगे, एक जॉब कैलेंडर बनाएंगे, उसमें परीक्षा का दिन, रिजल्ट का दिन, नियुक्ति का दिन लिखा होगा। कोई इधर उधर करेगा, उसमें भ्रष्टाचार करेगा, तो कानून लाएंगे कि उस पर कार्रवाई हो। हम अपनी बहनों से कह रहे हैं, आपकी सेहत, आपकी शिक्षा के लिए पूरी योजना बनाई है हमने। छात्राओं को मुफ्त मोबाइल, मुफ्त स्कूटी, आपको 3-3 गैस सिलेंडर, ये तो ठीक है, ये तो आपका हक है, लेकिन इससे बढ़कर हम आपको सशक्त बनाने का काम करेंगे। 40% जितनी भी सरकारी रोजगार हैं आपको मिलेंगी पहले के आरक्षणों के तहत। आप पर अगर अत्याचार होगा और एफआईआर दर्ज नहीं करेगा कोई अधिकारी 10 दिन के अंदर अंदर, तो उसका सस्पेंशन का कानून लाएंगे। किसान बहनों और भाइयों,
आपके कर्ज माफ करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आप पर कितना बोझ है। पहले करके दिखाया, फिर से करेंगे। सबकी बिजली की बिल आधी करेंगे, और जिनका बिजली का बकाया कोरोना की वजह से जिनकी को बहुत दुख हुआ और समस्या आई, उनका बिजली का बकाया हम साफ करेंगे। ये सब योजनाएं हैं हमारी, और इससे भी ज्यादा है। किसानों के लिए गेहूं और धान 2500 रुपए में मिलेगा। छुट्टे जानवर की समस्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने सही नियत से सुलझा दी है। क्या किया? वहां के मुख्यमंत्री जी ने एक योजना बनाई कि अगर पब्लिक छुट्टे जानवर का देखभाल करे अपने घर में, तो उसका गोबर 2 रुपए किलो में सरकार खरीदेगी। गोबर का गोबर गैस बनाए, खाद बनाए सरकार खरीद के, और उससे ये समस्या सुलझ गई। इसका समाधान हो गया। कैसे? पब्लिक को की कमाई हो गई छुट्टे जानवर को रखने से, तो अपने घर रखने लगे, उसकी देखभाल करने लगे। गोबर 2 रुपए किलो में सरकार को बेचते। सरकार ने उस गोबर का इस्तेमाल ऐसे किया कि और भी पब्लिक की सुविधा हो गई, समाधान हो गया। और यहां आपकी सरकार जो कहते हैं कि हम योगी हैं, हम ये हैं, हम धार्मिक हैं, आपने वीडियो देखे होंगे, गाय को जेसीबी को से उठाकर जिंदे गाय को गाड़ रहे हैं, उसके ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं, गाय को जंगली कुत्ता खा रहा है, उसके घाव को नोच रहा है, पानी नहीं डाला है, चारा नहीं डाला है, छत नहीं है गौशाला में, और आप कहते हैं कि आप धार्मिक हैं। तो देखिए, आपकी कसर यह है कि आप समझ जाएं कि आपकी आंखों के सामने क्या हो रहा है। ये आंखों पे जो पट्टी लगा रखी है ना, ये खोल दो इसे। विकास किसी एक धर्म का, एक जाति का नहीं होगा, सबका होगा। चुन चुन के नहीं आएगा, समस्याएं चुन चुन के नहीं आएंगी, आपके घर आएंगी, आपके और आपके और आपके। और जब तक उन समस्याओं को सुलझाने की राजनीति इस प्रदेश में नहीं आएगी, तब तक 30 सालों की तरह और 5 साल आप खाई में रहेंगे। कोई आपकी सुनवाई नहीं करेगा, क्योंकि सबकी आदत बिगड़ी हुई है, बिगाड़ डाला है आपने। जिस तरह से माँ बाप एक बच्चे को घर पे रखते हैं, बच्चा बड़ा हो रहा है, पढ़ नहीं रहा है, बैठा हुआ है घर पे, आप उसको खिला रहे हो, अच्छे अच्छे कपड़े खरीद रहे हो उसके लिए, उसको मोबाइल चाहिए, लो मोबाइल ले लो, अच्छा मोटरसाइकिल चाहिए, चलो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके वो भी दे देते हैं। बच्चा बनता है निकम्मा। आपने ही पाला है इनको, और आपने ही निकम्मा बना दिया। अब इनकी आदत छुड़वाओ, एक नई राजनीति को शुरू करो यहां से। एक ऐसी राजनीति जिसके हित में आप हैं, जो आपके लिए काम करे, जिसके नेता यहां खड़े होकर ये नहीं कहें कि आपने उनका नमक खाया है, जिसके नेता जानते हो कि आपने बनाया है और आपके लिए संघर्ष करना उनका कर्तव्य है, उनका धर्म है। यही होता है नेता का धर्म। ये धीरू जी एक ऐसे नेता हैं जो मेहनत करते हैं और अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। इनको आगे बढ़ाइए, कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पढ़िए, समझिए कि कांग्रेस पार्टी की नीतियां अलग क्यों हैं, कांग्रेस पार्टी क्या करना चाहती है, और समझने के बाद ही अपना वोट डालिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि उत्तर प्रदेश में कोई और ऐसी पार्टी नहीं है जो सिर्फ आपके लिए नीतियां बनाए, जो आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपके विकास के लिए काम करेगी। हमें मौका दीजिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाइए, इधर उधर मत भटकिए। जब बनेगी तो आप खुद देखेंगे कि आपने सही निर्णय लिया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।